हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगा फिजिक्स को पढ़ने का एक्चुअल सही तरीका क्या है। हम फिजिक्स कैसे पढ़ें कि हमें वो बेस्ट तरीके से समझ में भी आए और हम उसमें एज अ सब्जेक्ट अपना बेस्ट स्कोर भी कर पाए। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपम कुलश्रेष्ठ एंड दिस इज साई-फाई। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करी तो मुझे मिली काफी कॉमन लेमन एडवाइस, जैसे कि रेगुलरली पढ़िए, फलानी किसी बुक से पढ़िए, प्रैक्टिस करके पढ़िए, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीजों की अपनी एक अलग वैल्यू है, अलग इंपॉर्टेंस है, बट मैं जो आज बताने वाला हूँ वो है साइकोलॉजी बेस्ड साइंटिफिक एडवाइस, जिसको कि एक्चुअली में अप्लाई किया जा सकता है। मेरी ये वीडियो मेरी हाउ टू स्टडी सीरीज का कंटिन्यूएशन है एज प्रॉमिस, जिसमें कि देयर इज मच मोर टू कम, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अब आज की जो मेरी ये वीडियो है इसमें बताऊंगा कि हमें फिजिक्स को रूटीन में कैसे पढ़ना है। रूटीन इन द सेंस कि हमारा जो 1 अप्रैल से जो सेशन चालू होता है वहां से लेकर 31 मार्च तक का जो सेशन चलता है, इस ड्यूरेशन में हमारे पास वो 1 साल का टाइम होता है। इसमें हम जो भी क्लासरूम स्टडी करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, इस ड्यूरेशन में आपको फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझने की कोशिश करनी है, इस चीज़ के लिए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट समझते हैं कि फिजिक्स एक बड़ा ही डरावना, बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है तो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल सही लगता है। फिजिक्स एक्चुअली इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्यों टफ है, इस बारे में मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट है भी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम फिजिक्स को पढ़ना छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि छोड़ सकते हैं। तो अगर हम फिजिक्स को पढ़ना छोड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। और अगर हम अपने आप को बेटर बनाना है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स। बहुत ही ऑब्वियस बात बता दी मैंने कि हम फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स का जो हर एक कंसेप्ट होता है वो होता है एक कलेक्शन उसके कंपोनेंट्स का। और जो फर्स्ट टास्क ये है हमारे पास अपनी फिजिक्स में फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, वो ये है कि हमें उसके कंपोनेंट्स में, हर एक कंसेप्ट को हमें उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है सारे कंपोनेंट्स में, और हर एक कंपोनेंट को कैसे टैकल करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करना कैसे है वो तो बताऊंगा, लेकिन करना क्यों है वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि आपके माइंड को सेंस मिलता है कि आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि आपके माइंड को लगेगा कि हाँ, हम इजी से कठिन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका माइंड उस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। आपको ये एकदम से महसूस नहीं होगा कि न जाने आप कितनी कोई कठिन चीज आपने पढ़ने के लिए उठा ली, आपको ऐसा नहीं लगेगा। दूसरी बात जो है, आपको इन डेप्थ स्टडी का एक सेंस मिलेगा। इन डेप्थ स्टडी मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपसे किसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर उसकी केवल डेफिनेशन पूछ ली जाए तो भी आप इजीली बता पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डायग्राम्स हैं कि नहीं, या डायग्राम्स अगर हैं तो उन्हें ड्रॉ करके दिखाइए, तो वो भी आप इजीली बता पाएंगे। या अगर मैं आपको कंसेप्ट की केवल और केवल डेरिवेशन पूछ लूं तो वो भी आप बता पाएंगे। तो इन डेप्थ स्टडी इससे मिलेगी आपको कंपोनेंट से ब्रेकडाउन करने से। और थर्ड जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आप जब सारे कंपोनेंट्स पढ़ चुके होंगे तो आपको एक कंप्लीटनेस का सेंस मिलेगा। इसका एक मतलब ये भी है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहीं आपने कोई चीज गलती से छोड़ तो नहीं दी है। तो वो चीजें, ये सब चीजें ना हो, हमको ऐसा फील ना हो, इसके लिए सबसे पहला टास्क तो है कि हमें कंपोनेंट से ब्रेक डाउन करना होगा। ऑलराइट, तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है किसी भी कंसेप्ट का, वो होता है उसका, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो होता है उसका बैकग्राउंड। कंपोनेंट का बैकग्राउंड यानी कि कंसेप्ट का बैकग्राउंड यानी कि उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइज्ड, क्यों ह्यूमैनिटी ने उस कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करी, या हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें उस कंसेप्ट की आवश्यकता है। अब आप बोलेंगे सर हम तो इसके बिना भी कंसेप्ट को सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि इस चीज का आंसर मिलते ही कि व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइज्ड, आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंसेप्ट की नीड क्या है। और जैसे ही आपके माइंड को सेंस मिलेगा कि उस कंसेप्ट की नीड है, तो आपका माइंड एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेगा कि उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस है, ये बात आपके माइंड को क्लियर होते ही आपका माइंड जो है उस कंसेप्ट का जो सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन है, सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन मतलब कि आप जब किताब को साइड में रख चुके हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, या वो कंसेप्ट आप अपने सामने से हटा चुके हैं, या रूटीन लाइफ में आप बस सिंपली बैठे हुए हैं, तो भी आपका जो माइंड है वो ये करेगा कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता रहेगा, आपको पता चले बिना। और सपोज करिए आप लाइट का कंसेप्ट आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले और आपको पता चल गया कि ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस है, तो आपका माइंड क्या करेगा? माइंड जो है उस कंसेप्ट को सबकॉन्शियसली प्रोसेस करेगा और आपके माइंड में जो पहले से ही उस चीज से रिलेटेड कुछ मेमोरीज हैं उनसे उस कंसेप्ट को लिंक करता जाएगा।
और उसके अलावा आसपास में ऑब्जर्व करके देखेगा कि कहाँ उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, और अगेन वो सारी चीजें एक्ट करेंगी एज अ ट्रिगर, तो माइंड में अगेन उस सब चीजों की प्रोसेसिंग होती रहेगी, और जितना ज्यादा आपके माइंड में वो कंसेप्ट प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा दूसरी पिछली मेमोरी से लिंक होगा या उन सब चीजों से लिंक होगा जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई, बहुत ढंग से आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। अब आपने समझा, एक छोटी सी चीज कर लेने से, सिर्फ इतना जान लेने से कि उस कंसेप्ट का बैकग्राउंड क्या है, व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइस्ड, आपके माइंड में ये सारी चीजें एकदम हो जाएंगी सॉलिडिफाई। अब इसको करना कैसे है, बैकग्राउंड को जानना कैसे है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जस्ट लाइक अ स्टोरी उस कंसेप्ट के बैकग्राउंड को पढ़ लेना है कि वो कंसेप्ट हमारे लिए हमने क्यों बनाया। कुछ नहीं करना है, विकिपीडिया खोलिए, विकिपीडिया पे उस कंसेप्ट के बारे में टाइप करिए और आपको दिखाई दे जाएगा कि उस कंसेप्ट को बनाया क्यों गया था। बैकग्राउंड नाम का एक सेक्शन विकिपीडिया में लगभग हर जगह होता ही है, तो कंसेप्ट का बैकग्राउंड ध्यान से देख लीजिए। और इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझने के लिए आपके अंदर जो थोड़ी सी एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, जो कि ऑब्वियसली ना केवल साइंसेज बट दुनिया की हर तरह की पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दूसरा, थोड़ी बहुत आपको चाहिए ऑब्जर्वेंस, अपने आप आसपास जो भी कुछ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, और जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा सा उसको लिंक करने की कोशिश करिए। इसके अलावा ये तो हुई क्वालिटी, और आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए जो होनी चाहिए बेसिक रिसर्च की, यानी कि थोड़ा बहुत इंटरनेट तो ऑब्वियसली आप सब यूज करते ही हैं, थोड़ा बहुत उस पर जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च में यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लेसन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च इन द सेंस उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो थोड़ी आपको ढूंढनी आनी चाहिए। तो ये हुआ किसी भी कंसेप्ट का बैकग्राउंड, और हमें उसके लिए क्यों समझना है, उसको हमें समझना जरूरी क्यों है और उसको कैसे समझना है, वो सब मैंने आपको भी बता ही दिया है। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो था हमारा बैकग्राउंड, और सेकंड जो कंपोनेंट है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड वो है उससे रिलेटेड जो की टर्म्स होती हैं वो। अगेन बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि की टर्म्स जो होती हैं हमें उनको पता होना ही हमें चाहिए, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि कोई भी कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी कंसेप्ट करता क्या है। फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट बात करता है दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन या इंटरेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें बताता है, एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहा हूं मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, मुझे पता है कि कुछ लोग इसको बोलेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने गलत लिखा है, लेकिन उसका प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि फोर्स कॉजेज मोशन, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक रिजल्ट है, जो भी कुछ समझ लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है, हमें बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ देखिए चल क्या रहा है, यहाँ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोशन एक फिजिकल फिनोमेना है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक पूरी फिजिकल क्वांटिटी है, अगेन फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी कंसेप्ट में बात क्या होती है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल फिनोमेना आपस में रिलेटेड कैसे हैं। अब जो हमारी की टर्म्स हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो जो हैं वो उस कंसेप्ट में आने वाले जो वर्ड्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को या फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं, की टर्म्स वही होती हैं। यानी कि अगर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ये हुई उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो की टर्म्स हैं वो। और ऑब्वियसली आपको किसी भी कंसेप्ट में जो भी की टर्म्स आ रही हैं ये पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर फिर वही बात, ऑब्वियस है तो पता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ऑब्वियस बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि मान लीजिए कोई कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में आने वाली जो की टर्म्स हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको जरूरत पड़ने वाली है सेकंड कंसेप्ट में, जैसे कि ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही मान लीजिए। तो बच्चे बहुत बार करते क्या है कि बच्चे कंसेप्ट जंपिंग करते हैं। क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, एक काम करो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दो पढ़ना, उसमें जो भी कुछ होगा हम पढ़ के समझ लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाद में देख लेंगे। ऐसा करने से आप सिर्फ एक जो काम कर रहे हैं वो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज करना। तो मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, कंसेप्ट जंपिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे ऑटोमेटिकली पहले से क्लियर नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और पीछे जाके उन टर्म्स को वापस से पढ़कर आ जाइए। बस इतना करना है आपको। जो भी की टर्म्स हैं उनको सिंपली अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज कर लेना है, समझ लेना है कि की टर्म क्या कहती है और थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लेना है, और कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। और इसके लिए आपके पास जो एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल मतलब हम कोई भी डिटेल मिस करने को तैयार नहीं है, हम हर डिटेल को इंपॉर्टेंस देते हैं। और सेकंड होनी चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस बात का, कि काम चलाओ, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमें जो करना है सब प्रॉपर तरीके से करना है।
एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग हमारी सही होनी चाहिए। और स्किल आपके पास जो यहाँ बेसिक एक जरूरी है वो है लैंग्वेज की स्किल। थोड़ा सा आपको इंग्लिश लैंग्वेज अपनी अच्छी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ की टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके वर्ड में ही उनका मीनिंग छुपा होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी और जो फिजिक्स वाला मीनिंग है वो भी। तो आपकी अगर लैंग्वेज में थोड़ी सी अच्छी पकड़ होगी तो आपको वैसे भी की टर्म समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हुआ किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड की टर्म्स, हमें उन्हें क्यों समझना चाहिए और कैसे समझना चाहिए उसकी डिटेल। ऑलराइट, तो जो सेकंड कंसेप्ट था, सेकंड कंपोनेंट था की टर्म था, और हमारा जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो बेसिक आइडिया है। अगर वो किसी डेफिनेशन की बात कर रहा है तो वो बेसिक डेफिनेशन, और अगर वो कोई लॉ है तो उस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो। अब अभी मैंने क्या बताया कि की टर्म्स को डिस्कस करते समय कि कोई भी कंसेप्ट बात क्या करता है, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के आपस के बीच के रिलेशंस या इंटरेक्शंस की बात करता है। अब ये जो रिलेशंस और इंटरेक्शंस हो सकते हैं कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल फिनोमेना के बीच में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकते हैं या तो प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशंस, मतलब जैसे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जो कि हमें ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मिलता है। प्रोपोर्शनैलिटी या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी भी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जैसा कि आपको मिलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, और भी बहुत जगह होते हैं। तीसरा हो सकता है फ्रॉम एंड टू रिलेशन, मतलब जैसे कि आपको एनर्जी फ्लो जितना भी मिलेगा उसमें हर जगह फ्रॉम एंड टू रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। और बहुत बार होता है सीक्वेंशियल रिलेशन भी, यानी कि कुछ चीजों का आपको सीक्वेंस बताया जा रहा है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में आता है। अब ये जो सारे इंटरेक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, ये आए कहां से, ये हमें पता कैसे चले? ये हमें पता ऐसे चले कि उस कंसेप्ट को जिन भी साइंटिस्ट लोगों ने डिवाइस किया है, जिन भी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है, उन्होंने यूनिवर्स में होने वाली ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी। दो फिजिकल, कोई भी जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है उनमें जो उन्होंने आपस में रिलेशंस ऑब्जर्व करे, और उन्होंने उन सभी चीजों को कुछ स्टेटमेंट्स में लिखकर हमको दे दिया। यानी कि ये जो बात होती है आइडिया, डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट, ये होता है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हमारे आसपास होने वाली ऐसी कोई घटना जो कि हर जगह जिससे रिलेटेड जो आइडिया हमको दिया गया है वो हर जगह सच है। तो जिन भी साइंटिस्ट लोगों ने इस आइडिया को, कंसेप्ट को डिस्कवर किया होता है, वो कुछ बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स यूज करके एक बड़ा ही महान सा हमको स्टेटमेंट देते हैं जो कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड आइडिया, डेफिनेशन या स्टेटमेंट होता है वो। तो बात ये है कि आपको जब ऐसा कोई स्टेटमेंट मिले, आपको कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में ट्रांसलेट। क्यों? क्योंकि 100% आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, अब इंग्लिश में समझ में आ जाए उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट कर लीजिए, और आपको गारंटी से इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि उस कंसेप्ट में आखिर चल क्या रहा है। और दूसरा जो काम करना है वो है आपको उसको एज इट इज मेमोराइज करना है। जी हाँ, फिजिक्स को पढ़ते समय भी कुछ चीजें रटनी होती हैं, तो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो आइडिया, डेफिनेशन या स्टेटमेंट है, आपको उसको एज इट इज रट लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया कंसेप्ट या उसका स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट, प्रिसाइज वर्ड से बना हुआ होता है। तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है उसमें अपने मन से कोई वर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें लिखी हुई अगर ऐसी कोई इनएक्यूरेट बात होगी तो एग्जामिनर को पूरा राइट मिलेगा आपके मार्क्स कट करने का। तो ऐसा ना हो, आप उसको ढंग से मेमोराइज करिए ट्रांसलेट करने के बाद। तो आपको जो क्वालिटीज चाहिए उसके लिए अगेन आपको चाहिए अटेंशन टू डिटेल, ये क्वालिटी बार बार रिपीट होगी। और आपको चाहिए डिसिप्लिन, अगेन ये क्वालिटी बार बार रिपीट होगी। वैसे भी डिसिप्लिन किसी भी तरह की पढ़ाई को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको जो एक स्किल चाहिए वो अगेन चाहिए लैंग्वेज की स्किल। थोड़ा सा बेसिक ग्रामर का सेंस आपको होना चाहिए। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो इस बारे में आएगा वो ये आएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बोला जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर आपने ये कर दिया उसकी जगह कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो चुका है। हीट फ्लो का मैंने बताया, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का कर ले लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये फ्रॉम और टू अगर आपने एक्सचेंज कर दिया, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है। अगेन मैंने बोला एक्सट्रीम एग्जांपल है, हो सकता है आपको लगे कि सर ऐसा तो कभी नहीं होता, हमारी इतनी बेसिक ग्रामर तो क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बच्चे बहुत बार गलती करते हैं और बहुत ज्यादा गलती करते हैं। और एक और बात जो मैं बता दूं आपको, मैंने ये चीज बहुत ज्यादा इसीलिए एम्फेसाइज करके अलग से बताई है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में लिखा आता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 30 to 40% बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जब कभी वो कंसेप्ट आया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट क्लियर लिखा हुआ आया
लेकिन उन्होंने उसको अलग से एज अ कंपोनेंट ट्रीट ही नहीं करा। उन्हें लगा ठीक है ये तो कंसेप्ट का पार्ट है, इसको सरसरी निगाह से देख के काम चल जाएगा। या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उसके अलावा कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, बच्चे पूरी डेरिवेशन लिख देते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते। ऑब्वियसली आपको ऐसा करने में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज जो आइडिया, डेफिनेशन या स्टेटमेंट है उसको अलग से ट्रीट करिए, उसको एक एज अ कंपोनेंट ट्रीट करिए और ढंग से उसको याद कर लीजिए। कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तो जो फोर्थ कंपोनेंट है हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड वो होता है उसके बारे में अगर कहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है तो वो। अब आप अगेन बोलेंगे सर हर कंसेप्ट से रिलेटेड तो हमने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है। तो मैं बता दूं कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो फिजिकली कंडक्ट करे हुए होते हैं, मतलब सिंपली लैबोरेटरी में गए और आपने एक्सपेरिमेंट करा, या फिर रियल टाइम आपने कहीं कोई चीज ऑब्जर्व करी और आपने उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करा। लेकिन बहुत बार हमारे पास थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या नई बला आ गई थॉट एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको बता दूं, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाते समय बहुत बार ऐसा कहा होगा, देखो बच्चों मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m, उस पर हमने कैपिटल F का एक फोर्स लगाया और वो अपनी इनिशियल पोजीशन से उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इसके बाद बताइए इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये थॉट एक्सपेरिमेंट ही तो है। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब हमने केवल माइंड में कुछ चीजें इमेजिन करके देखी और हमने सोचा कि लॉजिकली उसमें क्या होना चाहिए, उसे हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। तो हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या तो फिजिकल या थॉट एक्सपेरिमेंट्स। अभी थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा फिजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा देखते हैं। अब बात यह आती है कि दोनों ही टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आपको क्या देते हैं। अगर बैकग्राउंड आपको देता है कि वो कंसेप्ट डिवाइस कैसे क्यों किया गया, तो एक्सपेरिमेंट आपको देता है कि हाउ वाज इट डिवाइस, कैसे डिवाइस किया गया, कैसे उसको डिस्कवर किया गया, या कैसे उस पे हम उस नतीजे पर हम पहुंचे। ठीक है ना? तो हाउ का जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने से। अब ऑब्वियसली इससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि एक तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी हो जाएगी ऐसा कर लेने से, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स देख लेने से। और दूसरा आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैथमेटिक्स और थोड़ा सा स्पेसिफिकली डेरिवेशन समझने में काफी हेल्प मिलेगी। अब आप बोलेंगे हाँ ये आपने इंपॉर्टेंट बात बताई सर, डेरिवेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट्स को समझिए ताकि आप डेरिवेशन अच्छे से समझ पाएं। अब इसको समझने के लिए करना कुछ नहीं है, जैसे आप एक प्रैक्टिकल लिखते हैं वैसे ही आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को समझना है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एम होता है, सेकंड होता है उससे रिलेटेड जो हमने अपैरेटस उसमें लगाया है उस एक्सपेरिमेंट को करते समय, अपैरेटस रिक्वायर्ड, कहीं कहीं मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिखा होगा। थर्ड होता है उससे रिलेटेड हमारे पास जो पहले से ही एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है यानी कि थ्योरी, इसी में एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आता है कि एक्सपेरिमेंट को सेट कैसे करा गया है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट को सेट करने के बाद एक्सपेरिमेंट को किया कैसे है, तो वो आता है उसके प्रोसीजर में है। प्रोसीजर आपने पूरा कर लिया, परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आ जाता है कि आपने उससे रिलेटेड ऑब्जर्व क्या किया, तो ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। अब ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उससे आपको जो कुछ चीज़ें मिली हैं, जो कुछ वैल्यूज मिली हैं, उनमें आपने क्या कैलकुलेशंस लगाए, तो कैलकुलेशंस में आ जाता है। ये सब कुछ एज इट इज चलता है। देन उसके बाद कैलकुलेशन से जो हमको रिजल्ट्स मिले उनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाले, या बेसिकली रिजल्ट्स ही हमने क्या निकाले। एंड देन लास्टली ज्यादातर सभी एक्सपेरिमेंट्स में कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखना होता है, वो आ जाता है प्रिकॉशंस में। अब जो बच्चे 9th क्लास में आए हैं वो बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही सारी चीजें आपने बता डाली, कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ टू मच सा हो गया, ये तो याद रखने के लिए इतना सब कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपका 9th क्लास ऑनवर्ड्स एजुकेशनल लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, रूटीन हिस्सा बन जाता है। जो लोग 9th क्लास कंप्लीट करे 10th में जा चुके हैं उन्हें पता होगा कि उन्होंने 9th क्लास में कम से कम 5 या 6-7 एक्सपेरिमेंट्स लिखे ही होंगे। तो ये सारा फ्लो ये ऐसे ही नहीं मैंने आपको बता दिया है। अगर आप साइंटिफिक मेथड नाम का टर्म सर्च करेंगे ना तो उसमें ये सारा फ्लो आ ही जाएगा। हर एक एक्सपेरिमेंट का यही फ्लो होता है और आप प्रैक्टिकल्स लिखते टाइम इसी फ्लो को फॉलो करते हैं। अब अगेन कुछ क्वालिटीज आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी, यानी कि अगेन वो कंसेप्ट क्यों डिस्कवर किया गया था, बैकग्राउंड में कैसे डिस्कवर किया गया था, यहाँ पर आ गया। आपको चाहिए अगेन थोड़ी सी ऑब्जर्वेंस, अगेन अटेंशन टू डिटेल, एंड अगेन आपको चाहिए डिसिप्लिन। ये सारी की सारी क्वालिटीज हर जगह आपको काम आएंगी। और कुछ स्किल्स आपको चाहिए। यहाँ आपके लिए एक स्किल इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इमेजिनेशन। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है वो आ जाती है बेसिक ड्राइंग। अब अगेन आप बोलेंगे सर ये बॉक्स बनाने में कौन सी बहुत बड़ी ड्राइंग है। जी हाँ, नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ड्राइंग नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल का स्केच आर्टिस्ट नहीं होना है, ठीक है ना। तो अच्छे से बना दिया करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्लास में जब लाइट से रिलेटेड डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं बच्चे इतना कैजुअली उसे ट्रीट करते हैं, इतना
इतनी उसमें गलतियां करते हैं कि मार्क्स किसी हाल में मिल ही नहीं सकते। तो प्लीज ऐसा ना हो, आप ऐसा ना करें। लाइट से रिलेटेड हर एक डायग्राम अगेन एक एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए थोड़ी सी ड्राइंग की अपनी हैबिट, अपनी जो स्किल है थोड़ा सा उसको सुधारिए और आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसे टैकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प उससे मिलेगी। तो ये था किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो हमारा किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो सो कॉल्ड टफेस्ट कंपोनेंट है वो है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। बेसिकली उस कंसेप्ट में जो मैथमेटिक्स है वो सब कुछ। अब यहाँ दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है डेरिवेशन और दूसरा होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो डेरिवेशंस पर ही मैं इस बारे में इस वीडियो में फोकस करूंगा। न्यूमेरिकल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको गारंटी से काफी कुछ बताने वाला हूँ। तो कोई भी जो डेरिवेशन होती है, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी कोई डेरिवेशन होती है, उसके बेसिक होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी डेरिवेशन का, वो होता है या तो किसी डेफिनेशन के फॉर्म में, या कोई स्टेटमेंट होता है किसी लॉ का, या होता है कोई डायग्राम। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी आपको ऑब्वियस बात लग रही होगी। जो सेकंड स्टेप होता है किसी भी डेरिवेशन का, वो होता है कोई स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट यानी कि एक टर्निंग पॉइंट जो हमारी डेरिवेशन को टर्न कर देता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहते हैं। और ये होती है एक स्पेशल मैथमेटिकल टेक्निक जो हम यूज करते हैं उस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा पार्ट होता है डेरिवेशन का या स्टेप होता है, वो होता है उसका फाइनल रिजल्ट, यानी जो फॉर्मूला बेसिकली हम डिराइव करना चाह रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है हमको। 11-12 क्लास के बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो सिलेबस में 2-2 ढाई-ढाई पेज की डेरिवेशन है, वो कहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा कैसे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हम बात करेंगे जो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा जाता है तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है, उसके फॉर्मूले की हम डेरिवेशन करेंगे। सिंपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि 9 क्लास के स्टूडेंट भी समझ पाए। तो यहाँ स्टार्टिंग कैसे होती है, आप ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम जिसमें आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उस पर हम फोर्स लगाते हैं पीछे से कैपिटल F, और उस फोर्स की डायरेक्शन में ही वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है। इनिशियल पोजीशन से इतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो ये हुआ उस डेरिवेशन का हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें क्या एक तो है डायग्राम, दूसरा जो यहाँ कंसेप्ट आता है, जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो आइडिया आता है, वो ये आता है कि जो इस कंडीशन में वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब बताइए, ये हुआ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। मैंने क्या कहा था, आइडिया डेफिनेशन या डायग्राम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपना लगाना है और हमें ये पता होता है कि फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन में डिवाइड करके लिखा जा सकता है, और इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और ये हुआ हमारा सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस पॉइंट से डेरिवेशन आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ सकती कब तक? जब तक हम अपना स्पेशल इफेक्ट नहीं लगाते। तो हमारा स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे ये आता है, हम लिखते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू s। इससे हमको क्या मिल जाता है? इससे हमें मिल जाता है s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2 टाइम्स a। अब ये जो है इसका हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नीचे लिखते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी जब हम वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s की वैल्यू ये आ गई, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो अब यहाँ a से a कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद जो आपको मिल जाएगा वो होगा ये हाफ ऑफ मास इंटू v² माइनस u²। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा हुआ था। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जितना वर्क इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी है, इसीलिए यही जो है हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो अब यहाँ ये क्या था, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये यहां से यहां तक क्या था, ये थी हमारी स्पेशल टेक्निक या मैथमेटिकल टेक्निक जो हमने लगाई क्या करने के लिए, इस डेरिवेशन को इस पॉइंट से आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं लगाते तो डेरिवेशन यहां से आगे नहीं बढ़ सकती थी। और ये हमारा क्या हमें मिल गया, यहां पर जो ये फॉर्मूला मिला है वो क्या मिल गया हमें, हमारा फाइनल रिजल्ट।
तो हर एक डेरिवेशन जो है उसको बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, जैसे कि आपको एफ को खोल लेना है या फिर आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, जो आपने स्पेशल टेक्निक लगाई उसको अप्लाई कैसे करना है। और ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि स्पेशल टेक्निक क्या है और वो कहाँ लगाई जानी है, किस पॉइंट पर उसको लगाना है, थोड़ा सा ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपने वही मैं बोलूंगा दोबारा से, 9th 11th 12th क्लास के बच्चे बोलेंगे कि सर डेरिवेशन हमारी बहुत लंबी होती है। तो बहुत लंबा उसमें सिर्फ ये होता है कि ये पार्ट आपके एक से ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ एक ही स्पेशल टेक्निक लगानी है। लंबी डेरिवेशन में और उसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स लगाने पड़ सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। इसके अलावा डेरिवेशन को लंबा करने का और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता डेरिवेशन के कभी भी लंबा होने का। तो अब कोई भी डेरिवेशन आपको जो अच्छे से समझनी है उसके लिए आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वालिटीज क्या क्या जरूरी है। एक बेसिक क्वालिटी आपको चाहिए वो है लॉजिक। आपको थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना आना चाहिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है, इसमें कैसे आगे आपको बढ़ाना है, इसकी आपके अंदर एक बेसिक सी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको डेवलप करनी चाहिए। और एक जो स्किल आपको चाहिए भाई, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिना मैथमेटिकल स्किल के आप किसी भी कंसेप्ट का जो मैथमेटिक्स है वो हैंडल नहीं कर सकते। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता इस बारे में, मैं आपको कभी ये वादा नहीं करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो प्लीज मैथमेटिक्स को ढंग से उसके कवर अप कर ही लीजिए। तो ये हुआ किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड डेरिवेशन और इस डेरिवेशन को टैकल करने का तरीका। ऑलराइट, सो डेरिवेशन से रिलेटेड एक बात जो मैं थोड़ी सी बताना भूल गया वो ये थी कि मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी अभी 2 मिनट पहले, वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कोई भी डेरिवेशन समझने और याद रखने के लिए। कितनी भी लेंदी डेरिवेशन हो, मैंने खुद अपने कॉलेज लाइफ में इस टेक्निक को यूज किया है और उसका एक्चुअली में इफेक्ट होता है। मैंने अपने क्लासमेट्स को भी ये चीज समझाई थी तो उनको भी वो बेनिफिशियल लगा था। तो कोई सी भी डेरिवेशन हो आपको इजी होगी। वो जो 3 चीजें याद रखनी है, आप ये सोचिए, मान लीजिए 3 पेज की डेरिवेशन है। अब वो 3 पेज की डेरिवेशन आपको कितना हॉरिफाई कर रही है, आपको कितना डरा रही है, 3 पेज की डेरिवेशन में कैसे याद करूंगा। वहां पर सपोज करिए अगर 3 स्पेशल इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप क्या याद रखना है, 3 पेज की डेरिवेशन याद नहीं रखनी, केवल 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, 3 स्पेशल इफेक्ट्स और एक फाइनल रिजल्ट। अब आप खुद सोच लीजिए 5 पॉइंट्स याद रखना ज्यादा इजी है या 3 पेज की डेरिवेशन याद रखना ज्यादा इजी है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, हमारा लास्ट कंपोनेंट जो आता है वो है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो रियल लाइफ कनेक्शन है। वो रियल लाइफ कनेक्शन बेसिकली 3 फॉर्म्स में हो सकता है। या तो उस कंसेप्ट का आपको कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। सेकंड, आपको मिलेगा उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब हम उस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं वो। और थर्ड, आपको देखने को मिलेंगी उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उस पे बेस्ड बनाई गई हैं, जो उस कंसेप्ट का यूज करके टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप करी हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन का बहुत सिंपल सा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि हम सबके सब धरती पे चिपके हुए हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन जो हमारे लिए डेरिवेशन का है वो ये है कि मान लीजिए कोई सेब टंगा हुआ है, मुझे वो जमीन पर चाहिए, तो कुछ नहीं, मैं पत्थर फेंकूंगा, पत्थर उसको तोड़ देगा, टूटने के बाद वो जमीन पर ही गिरेगा, ये मुझे 100% कंफर्म है। तो मैंने यहाँ क्या किया, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपना कुछ फायदे के लिए मैंने ग्रेविटेशन को अप्लाई करा। देन थर्ड, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी उड़न खटोले आज की डेट में हवा में उड़ रहे हैं, बिना ग्रेविटेशन की अंडरस्टैंडिंग के आप ये समझ लीजिए कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। तो ग्रेविटेशन ऑब्वियसली हमको, ये तीनों चीजें ग्रेविटेशन के लिए हमको समझ में आ जाती हैं इजीली। अब अगेन आप बोलेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत है, ये हर एक टॉपिक में लास्ट में लिखी होती है चीजें, लेकिन हम तो इसको इग्नोर कर देते हैं। प्लीज मेहरबानी करके स्टूडेंट्स ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपके माइंड में ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि दैट कंसेप्ट इज यूजफुल। कंसेप्ट यूजफुल है मतलब उस कंसेप्ट की नीड है मतलब उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस है। तो वही बैकग्राउंड में वापस पहुंच जाइए जो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट में बताया था कि इंपॉर्टेंस पता चलते ही आपका माइंड उस कंसेप्ट का करेगा बेटर सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन। अगेन हम वहीं उसी बात पर आ गए। और इससे क्या फायदा होता है मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं, आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक सी चीजें पता रखेंगे किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड तो आपको आपके माइंड में वो कंसेप्ट हो जाएगा सॉलिडिफाई। दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है इमोशनल कनेक्शन का। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाय मैं इस कंसेप्ट के बिना जी नहीं सकता। इसका मतलब वही है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, हाउ टू स्टडी जो मेरी वीडियो है वो। और इमोशनल कनेक्शन से अगेन आपके माइंड में यही चीज होती है
सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन होता है, आपके माइंड में कंसेप्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर आपको कभी करंट लगा हो और आप अगर इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज वापस ट्रिगर होगी कि हाँ, करंट जब मुझे लगा था तो उसकी फीलिंग मुझे ऐसे आई थी, और करंट कैसे लगा था, उसके जितने भी करंट लगने के पहले की जितनी भी हरकतें होंगी आपने जो करी होंगी वो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपका माइंड उस कंसेप्ट को आपके माइंड में प्री एग्जिस्टिंग किसी मेमोरी से लिंक कर रहा है। अगेन उससे मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी उस कंसेप्ट की और आपके माइंड में कंसेप्ट हो जाएगा सॉलिडिफाइड। तो छोटा सा काम आपने करा, बस इन 3 चीजों को आपने अगेन बस आपने बेसिक सा अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज कर लिया, थोड़ा सा समझ लिया और थोड़ा सा याद कर लिया, जिसकी वजह से आपको फायदा कितना बड़ा हुआ, ये फायदा हुआ। तो इस फायदे को कैसे करना है, इस फायदे के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, वो अगेन आपको चाहिए क्यूरियोसिटी। जैसा कि मैंने बोला, हर तरह की पढ़ाई के लिए सबसे बेसिक स्किल, सबसे बेसिक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए क्यूरियोसिटी। देन आपको चाहिए ऑब्जर्वेंस, अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करिए, ऑब्जर्वेंस आपके पास होनी ही चाहिए। देन अगेन थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल, और एक स्किल जो अगेन आपको चाहिए वो थोड़ी सी चाहिए इमेजिनेशन की। जब भी कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके साथ कभी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको इमेजिन करने की, रिकॉल करने की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। एंड देन अगेन एक बेसिक रिसर्च की आपके पास स्किल होनी ही चाहिए। तो रियल लाइफ कनेक्शन को क्या होता है, उसको कैसे टैकल करना है, हमें उसका क्या करना है, ये मैंने भी आपको समझा दिया। ऑलराइट, तो आज जो भी हमने कुछ देखा है इस वीडियो में, हमने जो भी कुछ समझने की कोशिश करी है, ये है उसकी समरी। और मेरा इस सबको लिखने का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है वो ये है कि आपके अंदर से फिजिक्स का डर निकले। अब वो डर कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये देख लीजिए, कंपोनेंट्स ये सारे लिखे हुए हैं, बैकग्राउंड की टर्म्स, आइडिया, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिक्स और रियल लाइफ कनेक्शन या कनेक्ट। अब जो मैं चाह रहा हूं जिस चीज पे आप ध्यान दें वो ये है कि ये जो क्वालिटी है क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेंस, ये यहाँ और यहाँ दोनों जगह जरूरी है। तो अटेंशन, डिटेल एंड डिसिप्लिन इन तीनों चीजों के लिए जरूरी है। लॉजिकल फ्लो बीच में आ जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाता है। और स्किल्स भी देख लीजिए, बेसिक रिसर्च यहाँ पे भी, बेसिक रिसर्च यहाँ पे भी, लैंग्वेज, दोनों चीजों के लिए, इमेजिनेशन एंड ड्राइंग। तो टोटल मिला के अगर ये जो मैं सब बता रहा हूं आपको बार बार, उसका इसका यूज, इसका मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए ना कोई बहुत बड़ा प्रकांड ज्ञाता या बहुत ज्ञानी व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक कुछ आपके अंदर अगर क्वालिटीज और आपके पास अगर कुछ स्किल्स हैं तो आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी पूरी वीडियो में बताया है। अब आप अपने आप से पूछ कर देखिए कि आपके पास इनमें से कौन सी चीज की कमी है आपके अंदर, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, कौन सी स्किल आपके पास नहीं है। और अगर कोई चीज आपके पास जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बताने के लिए कि फिजिक्स कोई भी पढ़ सकता है, बस ये बेसिक क्वालिटीज और ये बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कि कोई भी जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस कंसेप्ट के कंपोनेंट्स में उस कंसेप्ट को डिवाइड करके एक टेबल बनाकर अपने पास कहीं पर उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। यानी बेसिकली जो मैं कर कह रहा हूं वो है उस कंसेप्ट का कॉम्पोनेंशियल टैबुलेशन करके रख लीजिए। मतलब कि आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा कॉम्पोनेंट कंसेप्ट का नाम, सेकंड कॉलम में लिखा उसका बैकग्राउंड, थर्ड कॉलम में आपने लिखा जो उससे रिलेटेड जो की टर्म्स हैं वो, देन आइडिया, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, देन एक्सपेरिमेंट, देन मैथमेटिक्स एंड देन लास्ट में रियल लाइफ कनेक्शन क्या है। और किसी भी चैप्टर में, सपोज करिए आप ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करते हैं, तो उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके सारे कंपोनेंट्स आपने कंसेप्ट नंबर 1 सारे कंपोनेंट्स, कंसेप्ट नंबर 2 सारे कंपोनेंट्स, ऐसे डिवाइड करके अगर आपने रख लिया तो आप ये सोचिए आपको कितने सारे फायदे होंगे। अब जो फायदे होंगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस चीज में आपकी हेल्प हो सके उसके लिए इसका एक फॉर्मेट नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे वहां से डाउनलोड करिए। विद एन एग्जांपल एक वो फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद उसका यूज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके फायदे भी बताऊंगा। और उसके अलावा आपकी ही सहूलियत के लिए इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ समझाने की कोशिश करी है, उसकी एक डिटेल्ड समरी एक माइंड मैप के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगेन वो नीचे एज अ पीडीएफ लिंक्स में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन रूटीन। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर एन एग्जाम। यहाँ हमने बात करी कि हमको साल भर में फिजिक्स कैसे पढ़नी है, वहाँ हम बात करेंगे कि हमको किसी एग्जाम की पर्टिकुलर प्रिपरेशन अगर करनी है तो उसके लिए फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों का फायदा करवाने के लिए आप इस वीडियो को उनसे शेयर करिए। और आप मुझसे जो भी और कुछ नया जानना चाह रहे हैं, नया सीखना चाह रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या किसी भी और नए टॉपिक पे बात करवाना चाह रहे हैं, कोई आपका फीडबैक हो, कोई आपका
सजेशन हो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मेरे साथ इंटरेक्ट करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।